मेटल एंड नॉन मेटल से केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को सीखने वाले हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, नोट कर लो इन एक्सेप्शंस को। मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। अब मेटल ऑक्साइड कब बनाएगा और मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज़ेबा अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी आपके लिए रिसेंटली 10 मिनट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको 10 मिनट्स में हम सारे कंसेप्ट समझाएंगे। तो यहाँ पे हम मेटल एंड नॉन मेटल से केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को सीखने वाले हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मेटल्स के बारे में। मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट। दे आर लचरस। मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? शाइनी होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो गोल्ड, है ना। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU होता है। यहाँ पे आप वायर देख पा रहे हो, ये वायर किसका है? कॉपर वायर है, राइट। तो मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मा बहुत सारी ज्वेलरीज पहनती है गोल्ड और सिल्वर की, तो वो कितनी शाइनी अपीयरेंस की होती है, राइट। मेटल्स आर मेलेबल and ductile. Metal can be drawn into thin sheet. Metal can be drawn into thin wires and metal can be beaten into thin sheets. मतलब अगर आप मेटल से thin sheets बना रहे हो तो आप उस प्रॉपर्टी को कहोगे malleability, and अगर आप मेटल से वायर्स बना पा रहे हो तो आप उस प्रॉपर्टी को क्या कहोगे? डक्टिलिटी, राइट। सोनोरस क्या होता है? अगर आप मेटल को हार्ड सरफेस से स्ट्रक करते हो तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरस, राइट। मेटल्स अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं तो वो क्या है? गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एंड मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। मेटल्स की डेंसिटी भी हाई होती है। डेंसिटी क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होना, राइट। आपने देखा होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं और छोटे से एरिया में अरेंज होते हैं, और वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसीलिए मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इससे जस्ट अपोजिट है नॉन मेटल, राइट। नॉन मेटल्स में जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो ब्रोमीन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन अभी हम देखेंगे क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। आप केमिस्ट्री को इमेजिन ही नहीं कर सकते बिना एक्सेप्शंस के। सो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। नॉन मेटल में कोई शाइनी सरफेस नहीं होती है, ऐसा हम सिर्फ जनरली कह रहे हैं, ये बात याद रखना, है ना। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, एक्सेप्शन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। दे आर नॉट मेलेबल। ना तो आप उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप नॉन मेटल्स से वायर्स बना सकते हो। डक्टाइल भी वो नहीं होते हैं, सोनोरस भी नहीं होते हैं, मतलब रिंगिंग साउंड भी ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देते जनरली, मैं ऐसा जनरली कह रही हूँ, फिर बोल रही हूँ। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है बेटा? लो होता है, क्लियर। एंड डेंसिटी भी क्या होती है इनकी? लो होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, नोट कर लो इन एक्सेप्शंस को, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। मेटल्स के क्या एक्सेप्शन है? देखो, हम क्या बोल रहे थे कि मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मर्करी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। वहीं अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूं तो मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं कि आप उनको नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हो बहुत इजीली। लेड जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। लेड बहुत पुअर कंडक्टर है हीट का, वो पास होने नहीं देगा हीट को, ठीक है। उसके अलावा गैलियम और सीजियम जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगर आप गैलियम की अगर मैं बात करूं तो गैलियम को जब आप अपने हथेली पर रखोगे तो वो सिर्फ आपके पाम की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम नॉन मेटल्स के लिए एक्सेप्शंस देख लेते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ब्रोमीन एक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, राइट। उसके अलावा आयोडीन और ग्रेफाइट में शाइन होती है। आयोडीन और ग्रेफाइट कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, शाइनी अपीयरेंस वाले होते हैं।
डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जबकि हम क्या बोल रहे थे कि जो नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट है एज कंपेयर टू मेटल्स, लेकिन डायमंड हार्ड क्यों है? क्योंकि वो 3D नेटवर्क बना रहा है। 3D नेटवर्क की वजह से डायमंड कैसा है बेटा? हार्ड है। ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का? क्योंकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है, 1 2 और आगे ऐसे 3, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसमें सारी हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और वो सारी हेक्सागोनल रिंग्स जुड़ जुड़ के एक लेयर बना देती है। और इसी तरीके से ग्रेफाइट में लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है और वो जो लेयर्स होती है वो वीक फोर्सेस से कनेक्टेड होती है। ये हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अभी रिसेंटली मेरा लेक्चर आया था 1 शॉट का, आई होप आपने देखा होगा। ठीक है। तो ग्रेफाइट में क्योंकि एक वैलेंसी फ्री होती है, आप जानते हो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो एक वैलेंसी फ्री है, और एक वैलेंसी फ्री होने की वजह से यहाँ पे ये नॉन मेटल होकर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ग्रेफाइट नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि वो कार्बन का एलोट्रॉप है। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म, अब आ गए हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ओके अब यहाँ पे आपको मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उस 4 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखनी है। पहली ऑक्सीजन के साथ, मेटल कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है, मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। अब आप जानते हो रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई है और ट्रिक भी मैंने आपको बताई है। ट्रिक क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज के लिए? केदारनाथ बाबा का मंगू आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, कौन होगा आगे आओ वरना पिटोगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आई होप आपने याद कर ली होगी क्योंकि मैंने आपको ये बहुत सारी बार याद करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। और हो सकता है कि अगर मेटल हाईली रिएक्टिव हो तो वो एनर्जी भी रिलीज कर रहा हो। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं ये कैसी नेचर के होते हैं बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर? तो देखो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। सोडियम और पोटेशियम तो सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ अपने आप रिएक्शन कर जाएंगे क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, राइट। आप जानते हो ना कि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, राइट। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। अगर वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हमें उसको हीट तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट बढ़ानी पड़ती है, हमें उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एल्यूमिनियम और जिंक की, तो एल्यूमिनियम और जिंक की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपने आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाए, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है, तब वो बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे Al2O3 बन रहा है, तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 है और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड बने हैं, यहाँ पे ये जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसी नेचर के हैं? एम्फोटरिक है। कैसे हैं? एम्फोटरिक। एम्फोटरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट भी करते हैं और एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आयरन आ रहा है, आयरन की रिएक्टिविटी इन बाकी के ऊपर वाले सारे मेटल्स से कम है, इसलिए यहाँ पे हमें प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि लगातार इसको हीट करते रहना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे बनेगा आयरन ऑक्साइड। सिमिलरली हम यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। वाटर के साथ रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो वाटर है ना वो हमारे पास 3 फॉर्म्स में वाटर है, या तो हमारे पास कोल्ड वाटर होगा, या तो हमारे पास हॉट वाटर होगा, और या तो हमारे पास स्टीम की फॉर्म में वाटर होगा। ठीक है, अब अगर हमारा मेटल इतना ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा और क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है वाटर की फॉर्म के साथ तो वो या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है या फिर
मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होती है। अब मेटल ऑक्साइड कब बनाएगा और मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनाएगा, इसमें ही आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे आपका दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही बन रहा है। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो हॉट वाटर हो या तो कोल्ड वाटर हो तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और अगर स्टीम है तो स्टीम के केस में ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर स्टीम है तो स्टीम के केस में मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। चलो बाकी की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो ये है हमारी, तो इससे प्रीवियस पेज पे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी और ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपको 4 ही प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मेटल की रिएक्शन जब भी आप डाइल्यूट एसिड से कराते हो, तो यहाँ पे मैंने एसिड का एग्जांपल लिख दिया, बट यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी एसिड ले सकते हो, तो यहाँ पे हम एसिड ही लिख देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो बेटा तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि कब किसकी रिएक्शन कराने पे क्या बनता है। तो मेटल की रिएक्शन जब आप एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब वही बात है कि सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती, तो सारे मेटल्स जो है वो एक जैसे रिएक्शन नहीं करते, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम की और आयरन की, तो इनमें इतनी सफिशिएंट पावर है कि ये हाँ मेटल में जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, है ना, और क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम ये सारे जो मेटल्स थे इन्होंने सॉल्ट बनाए, लाइक सोडियम क्लोराइड बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट बनाया, जिंक सल्फेट बनाया, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करी। लेकिन अगर मैं बात करूँ नाइट्रेट की, है ना, नाइट्रिक एसिड की, सॉरी, तो नाइट्रिक एसिड के केस में क्या होता है, लेट सपोज कि अगर आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा दी HNO3, ठीक है, HNO3 के साथ आपने रिएक्शन कराई, तो HNO3 क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होने देगा बल्कि वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, AlNO3 होल थ्राइस प्लस H2O। यहाँ पे H2O क्यों बना, क्योंकि नाइट्रिक एसिड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नाइट्रिक एसिड का केस आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मैं मैग्नीज और मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीज और मैग्नीशियम की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करते हैं। यानी कि मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में तो अगर आप उनकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ अगर आप कराओगे तो वाटर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो लेट सपोज कि अगर मैंने मैग्नीशियम के साथ HNO3 को रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे क्या बनेगा, MgNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पे 3 है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीज के केस में हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन के बाद आने वाले एलिमेंट्स की, तो हाइड्रोजन के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत कम उनकी रिएक्टिविटी होती है, इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते और इसलिए वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। जैसे अगर आप कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराने की कोशिश करो तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन ही अकर नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में। तो ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात ऐसी है नहीं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्ट सॉल्यूशन में से और खुद उसकी जगह ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट था तो अब क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये है कि कलर कौन सा बनेगा, तो कलर्स आप ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू होता है, ठीक है। आयरन सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है।
कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। ठीक है, उसके बाद जो कॉपर नाइट्रेट होता है उसका कलर ब्लूइश ग्रीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कलर सारे ध्यान रखने हैं। तो यहाँ तक हमारे मेटल्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पे। तो नॉन मेटल में आपको सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, और जिसका नेचर कैसा होगा बेटा, एसिडिक नेचर होगा। कैसा नेचर का बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। और जब भी आप किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो एक वीक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वीक एसिड बन जाएगा। और ये जो वीक एसिड्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए, क्योंकि ये जो हार्मफुल गैसेस होती है ये फैक्ट्री से रिलीज होती है, और जब ये एनवायरनमेंट की वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, वीक एसिड बनाती है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एसिड रेन होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊं तो हो सकता है कि SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस भी बन रही हो, तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देंगे। राइट, अब जब मैं SO3 की रिएक्शन H2O मॉलिक्यूल के साथ कराऊंगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, हैलोजेंस। ठीक है, और 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। राइट, तो टॉप टू बॉटम जाने पे इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन ने यहाँ पे क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया और मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बन गया, मैग्नीशियम फ्लोराइड बन गया। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड था, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया और ब्रोमीन गैस लिबरेट हो गई। तो यहाँ तक हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स पे। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो मेटल क्या करता है, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल में से डोनेट कर देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है और वो कैटायन बनाता है, और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है और वो एनायन बनाता है। ठीक है, यानी कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया नॉन मेटल को, तो क्या बन गया बेटा, आयोनिक कंपाउंड बन गया, और इसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो NaCl बेस्ट एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, Na2O सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा एग्जांपल दिया गया है, MgCl2 का यहाँ पे मैंने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किया है, क्योंकि अभी आपने सैंपल पेपर में भी देखा होगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन आया था, या फिर आपने PYQ में देखा होगा आई थिंक, है ना। तो मैंने ये चीज पढ़ाई है, आप PYQ में देख लेना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन में था ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम का एटम बनाया, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, तो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे हमने 12 इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 2,8,2, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा नॉन मेटल को। ठीक है, जो यहाँ पे क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 17। राइट, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, ऐसे ही है। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसकी शेल में चला जाएगा और ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसकी शेल में आ जाएगा। राइट, यानी कि मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया तो ये वाली शेल खत्म हो गई। राइट, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी मैंने PYQ में समझाया है, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आयनिक कंपाउंड्स को याद रखना है। अब फटाफट से आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, आपको याद होनी चाहिए। फिजिकल नेचर की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। अब क्योंकि वो सॉलिड हैं, हार्ड हैं, सॉल्ट हैं, तो क्या होगा, ब्रिटल हो जाएंगे अगर आप उन पे फोर्स अप्लाई करोगे। तो कैसे होते हैं, ब्रेकेबल होते हैं।
सॉलिड है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होंगे बेटा? हाई होंगे। क्यों है हाई? क्यों है? क्योंकि वो सॉलिड है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है और उसको ओवरकम कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी का मतलब है कि वो या तो लिक्विड फॉर्म में होगा तब आयंस बनेंगे, या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में मतलब एक्वस फॉर्म में होगा तब आयंस बनेंगे। लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो आयंस का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, और आयंस मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो करंट कैसे फ्लो होगी? ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ा दी मेटल एंड नॉन मेटल की। आई होप आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। एंड हमने आयनिक कंपाउंड्स को भी पढ़ लिया और उसकी प्रॉपर्टीज को भी पढ़ लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।